आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर है। चांदनी चौक में लटकती खतरनाक तारें यहां की सबसे बड़ी समस्या है। आज लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पर वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ की क्षेत्रवासियों को, जनता को, जिनके वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल फूल सरकार चुनी और लगातार रोजाना दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। रोजाना यहाँ पे दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम चल रहे हैं। आज चांदनी चौक क्षेत्र को बधाई है कि वहाँ पर ये बड़ा काम 160 करोड़ की लागत से ये बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन शुरू होने का काम भी हमने यहाँ से आज शिलान्यास किया है, उसके लिए भी दिल्ली को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैम, आप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं चांदनी चौक में, लेकिन कल इसी चांदनी चौक में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में नारेबाजी लगी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस तरीके के प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन में देखिए, चांदनी चौक एक बहुत बड़ा व्यापार स्थल है। दुकानदार, हजारों की संख्या में दुकानदार यहाँ पे काम करते हैं और लाखों विजिटर, लाखों ग्राहक रोजाना इस बाजार में आते हैं। उनकी सुरक्षा, व्यापार ठीक से हो, सबको, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस अप्रोच के साथ में ही इस बहुत ही कंजस्टेड वॉल सिटी में काम करना जरूरी है। चाहे वो किनारी बाजार हो, सदर बाजार हो, नया बाजार हो, ये सारे बाजार बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु व्यवस्थाएं वर्षों से यहाँ चरमराई हुई है। सबके दिक्कतें हैं, पटरी बाजार वालों की अपनी दिक्कत है, पर जिनकी दुकानें हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं। इसको बैठ करके हम सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे इन बाजारों में एंक्रोचमेंट की दिक्कत ना हो और व्यापार करने वालों को भी दिक्कत ना हो और जो ग्राहक विशेष रूप से यहाँ आता है उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इसका समाधान किया जाए। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस विधायकों ने जयपुर में राज्य विधानसभा के बाहर भारत यूएस व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जाग जाए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उन्होंने किसानों के फायदों के लिए कैसे खिलवाड़ किया है। किसानों के हक के साथ समझौता किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि अनिल अंबानी, गौतम अडानी और एप्स्टीन फाइल्स के कारण इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। यह राष्ट्र हित के खिलाफ किया गया निर्णय है। सरकार जागे, इनको पता चले कि इन्होंने किस प्रकार से किसानों के हितों से खिलवाड़ किया है। देखिए, हमारे किसान के जो हित हैं, हक हैं, उनसे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनसे कंप्रोमाइज नहीं करना था। अनिल अंबानी, गौतम अडानी और एप्स्टीन फाइल के कारण इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, डेटा का क्षेत्र हो,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, ये हर क्षेत्र के अंदर इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अब क्या डिमांड है? विधानसभा में आप आज बीएसएफ में आए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? नहीं, पूरा देश विरोध कर रहा है। एक विधायक के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है, हम भी विरोध करें। ये देश हित के सामने, ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ किया गया निर्णय है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान के दर्शन हुए वाराणसी में, महादेव सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी जनता सुखी हो, सभी का कल्याण हो। उन्होंने कहा है कि हम सभी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। सौभाग्य काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें, हमारी जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सर, शंकराचार्य का मामला आप देख रहे हैं पूरे। देखो, यहाँ कोई राजनीति नहीं, भगवान की भक्ति में डूबो, हर जगह राजनीति नहीं। दिल्ली में उद्योगपति अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत एक जांच के सिलसिले में आज दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बुलाया था। देखिए, दिल्ली के उद्योगपति ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली में उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी ने बुलाया था और इसी सिलसिले में ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत एक जांच के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए बुलाया है और दिल्ली में हेडक्वार्टर में पेश हुए हैं अनिल अंबानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 7वां दिन है। 7वें दिन पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आए। सत्ता पक्ष के विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि अधिकारियों की चमड़ी काफ़ी मोटी हो चुकी है, वह किसी की भी बातें नहीं सुनते। वहीं विपक्ष के विधायकों ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक ऐसा कह रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। कि आज़ादी के बाद 1960 से लेकर के 65 के बीच में ज़मीन की अधिग्रहण हुई। लोगों रैयतों ने अपना ज़मीन दिया। रैयतों को जब वो विस्थापित हुए तो उनको जो है कि डिस्प्लेसमेंट के तहत उनको कहीं कहीं पे बैठाया गया, जहां रैयत पैसा भी उसका बाकायदा मुआवजा भी दिए, पैसा भी दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज जहां पे उनको सरकार ने बैठाया उसी ज़मीन को दलालों के द्वारा उसको रजिस्ट्री कराया जा रहा है। आज जो गांव जो विस्थापित अर्ध विस्थापित है उसको सरकार का डंडा चल रहा है, सरकार उसको हड़का रहा है, सरकार के पदाधिकारी हड़का। सरकार की कोई मंशा वैसे नहीं है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे हैं जो मोटी चमड़ी के भी हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री हुआ, उसका रजिस्ट्री कैसे हुआ, अब ज़मीन भी दिया है और उसका आप रजिस्ट्री करा दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है भैया? एक तो ज़मीन बैठाया, रांची को बैठाया, आज सेना को बैठाया और आज उसी रैयत को आप जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उन्हीं को आप नोटिस करिएगा, उन्हीं का ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करिएगा। मेरा मांग था कि उनका जल्द से जल्द मोटेशन हो और HSC जो है, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उन रैयतों को चिन्हित करके कम से कम 500 एकड़ ज़मीन हम लोग देने की तैयारी में मैं सरकार से वही मांग किया था, ताकि जो और हम तुरंत में एक्शन में आते हैं और काम होता है। क्या एक्शन में आते हैं सर? तुरंत बोलते हैं इसमें क्या गलती है, क्या खामियां हैं। होने वाला लायक है काम तो उसको करना है, नहीं होने लायक उसको मत टाल मटल मत करो, घुमाने वाला काम मत करो। नहीं, व्यवहार से भी काम होता है, बात से भी, बोली से काम अच्छा होता है। नाराजगी तो दिख रही है ना। देखिए, कौन विधायक की नाराजगी क्या है हम नहीं जानते हैं, हम अपना काम करने तरीका है। कि चाबुक चलाना पड़ेगा लगता है। निश्चित रूप से जो अधिकारी बात नहीं सुनते हैं उसको अपना जो है विधायक का जो प्रिविलेज है
उसका उपयोग करना चाहिए। ये सत्य है। और आपने तो सुना, हम लोग तो चलिए विधायक के ऊपर से हम लोग विपक्ष में हैं, आपने कल सुना आसन पर बैठे यानी विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाया कि पिछले 10 सालों से मैं भी एक पुल के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत हूं और वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये हमारी पीड़ा नहीं है, इस राज्य के स्पीकर महोदय की पीड़ा है, जो सरकार के अंग हैं और विधानसभा के कैप्टन हैं। जो विधानसभा के कैप्टन है उस व्यक्ति की पीड़ा है कि वो एक पुल निर्माण नहीं कर पाए। तो समझ सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही नहीं, क्या हमारे साथ हुआ है, हमारी योजना जो हमने लिख कर दिया उनके साथ क्या हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था कि सरकार को चाहिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मांगों को सुनी जाए और यथासंभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर 15 मांग दे रहे हैं तब 15 को तुरंत तत्काल समाधान कर दें, उनमें जो महत्वपूर्ण लगे जिनसे उनको संतुष्ट किया जा सकता है उन मांगों की पूर्ति की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज कोयला का जो खनन का मामला है, जिसमें हमारा राज्य प्रतिदिन माने एक बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन कर रहा है और यह करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, ये माफियाओं की भेंट चढ़ रहा है, जिसमें सफ़ेद पोस्ट और खाकी पोस्ट दोनों की मिलीभगत होती है, जिसका कारण आम व्यक्ति को, इस राज्य के खजाने को और देश के खजाने को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस पर सरकार को चाहिए एक टास्क फोर्स का गठन करे और बिल्कुल निगरानी रखा जाए और एक विधिवत तरीके से इनको अपना जो कोयला का कारोबार है उसमें विधिवत रूप से सरकार को अपनी निगरानी में रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्या ना हो। आकलन कर सकते हैं, जब सत्ता पक्ष के विधायक को अगर लगता है कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है, निश्चित तौर पर मोटी हो गई है। हम कह रहे हैं सरकारी तंत्र जो है सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए, जब विधायिका फेल होता है कार्यपालिका हावी होगा, तो आज वही स्थिति झारखंड में देखने को मिल रहा है। चले जाइए थाना में, दरोगा जी, बड़ा बाबू जी सब लूटने में लगे हुए हैं। एक वो अधिकारी लूट ले रहे हैं, कोई 28 करोड़ देखिए रहे हैं, किसी के यहाँ 28 करोड़ पकड़ाया, किसी के यहाँ 30 करोड़ पकड़ाया। IAS पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। ऐसा तो है इस राज्य में। ज़्यादातर अधिकारी बीजेपी की मानसिकता वाले हैं। नहीं, बीजेपी के मानसिकता वाले हैं तो अच्छा है, अधिकारी हैं पर भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी कहीं जो सच्चे अधिकारी हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस राज्य के प्रति दर्द है, इस देश के प्रति दर्द है, तो ये तो होगा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। युवाओं का राजनीति के क्षेत्र में आना बहुत आवश्यक है। हमने लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कराया है। इसमें मात्र 20 दिनों में हिमाचल प्रदेश के 8000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि युवाओं का राजनीति में रुझान है। इसके तहत अनेक चीज़ों पर युवाओं को पायदान मिलेगा, जिसका नाम है युवा चेंज मेकर। इसमें केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें 16 साल से लेकर 29 साल तक के युवा जुड़ सकते हैं। इसमें 1,21,000 रुपये सालाना मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया की सबसे युवाओं की आबादी भारत में, और युवाओं का राजनीति में आना या सेवा के क्षेत्र में आना बहुत आवश्यक है। वो किसी भी क्षेत्र में रहे, लेकिन सेवा करें, सोसाइटी के प्रति अपना योगदान करें, लेकिन राजनीति में कदम रखने तो उनको गुर सीखने पड़ेंगे। तो हमने लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम युवा चेंज मेकर के माध्यम से शुरू करवाया है और इसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं में अब तक 8000 से ज्यादा युवाओं ने मात्र 20 दिनों में रजिस्ट्रेशन किया। इससे कई गुना ज्यादा भी और करने वाले हैं। इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि युवाओं का रुझान राजनीति में है और इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, नेताओं के साथ काम करना, NGOs के साथ काम करना और समाज में क्या चुनौतियों का समाधान कैसे निकालना, ऐसे अनेकों चीजों पर लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम के माध्यम से फायदा मिलेगा, जिसका नाम है युवा चेंज मेकर्स। केवल ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी हिमाचल का युवा है 16 साल से 29 साल का, वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। 1,21,000 रुपये साल का उनको मिलेगा अपने आप को इसके साथ जोड़ने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में जो एक रुझान है, वो अपना विचार देते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्यों वो इसमें आना चाहते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के सामने आ रहा है।
जी सर, इंटर्नशिप का बताया जा रहा है कि या तो आपके ऑफिस में या रियल जो उनको एक रियल फील्ड जर्नलिज्म या रियल फील्ड जो नॉन एक्सपीरियंस होता है वो दिया जाएगा। देखिए, आप बाहर से कहना बहुत आसान होता है कि ये कर दीजिए, लेकिन उसके लिए पॉलिसी कैसे देश के 140 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करती है, उनके जीवन में बदलाव लाती है। जैसे मोदी जी की नीतियों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, पक्के मकान मिले, शौचालय मिले, सब कुछ मिला। तो आप अच्छी नीतियां बनाते तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस कहती है हम मनरेगा लाए, हम यूआईडीआई लाए, हम फलाना लाए, लेकिन किया क्या? उसका इम्पैक्ट नहीं आया। मोदी सरकार ने इम्पैक्ट नीचे क्रिएट किया, तो ये चेंज मेकर भी होंगे और इम्पैक्ट क्रिएटर भी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर कहा कि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, घटनाएं हुई हैं और सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है। घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भी तत्पर है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को संरक्षण दे रही है। घटनाएं हुई हैं, उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। बहुत से केसों में 24 घंटे में काम पुलिस एक्ट की है, 48 घंटे में ही। और घटनाओं पर लेकिन कैसे और घटनाओं पर अंकुश लगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, पुलिस का खौफ जो है सरकार का, न्यायालय का बढ़े, हमको लगता है कि इस पर गृह मंत्री जी संवेदनशील हैं और काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कहा था कि अपोजिशन के नेता तेजस्वी यादव को कि तुम चुप रहो, तुम्हारे संख्या बल भी कम है और मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और आने वाले जो 5 वर्ष से कंटिन्यू रहेगी ये सरकार। नहीं, सरकार तो जनता ही नहीं ऐसा मैंडेट दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी जो बात परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसको मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि जनता देख रही है कि हम काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन उसमें बहुत दम नहीं है। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कोडरमा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पॉलिटेक्निक कॉलेज बांगीटाड़ स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, तकनीकी और आधारभूत व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरे निरंतर सक्रिय स्थिति में रहें। प्रवेश नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू करने, अधिकृत व्यक्तियों को ही पास प्रणाली के तहत प्रवेश देने और सुरक्षा रजिस्टर का नियमित और सुव्यवस्थित संधारण करने के लिए विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा से त्वरित निपटने के लिए सीसीटीवी टेक्नीशियनों की 3 पालियों में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके। साथ ही मतगणना केंद्र पर पर्याप्त विद्युत बैकअप, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसे बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती, बाहरी और आंतरिक घेराबंदी, संवेदनशील बिंदुओं की पहचान और प्रवेश पास प्रणाली के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि मतगणना स्थल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे। कोडरमा में होली पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने को लेकर बिरसा सांस्कृतिक भवन में जिला स्तरीय जांच समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज ने की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों को जिला प्रशासन की तैयारियों से अवगत कराया गया और उनसे सुझाव भी प्राप्त किए गए। उपायुक्त ने कहा कि होली के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नागरिक सुविधाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों और सुझावों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उपायुक्त ने विशेष रूप से युवाओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी के साथ पर्व बनाएं। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे, सद्भाव और हर्षोल्लास के साथ होली मनाना सबकी जिम्मेदारी है।
कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के खूटा स्थित डाक बाबा के समीप गांवा सतगावा मुख्य पथ पर एक बड़ा हादसा टल गया। कोयला लदा ट्रक एक यात्री बस को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया है। हादसे में ट्रक चालक और खलासी को मामूली चोटें आई, जबकि दोनों बाल बाल बच गए। ट्रक धनबाद से कोयला लादकर सतगावा होते हुए बिहार की ओर जा रहा था। खूटा स्थित डाक बाबा के पास अचानक सामने आ रही यात्री बस को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक पलट गया। ट्रक में लदा कोयला सड़क पर बिखर गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।